बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MK प्रिपरेशन की जानब से आई एम शोज़ब सिमाब खान, PhD ज़ूलॉजी स्कॉलर फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा। आज का फ़िशरीज़ का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम फ़िशरीज़ के रिलेटेड बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि PPSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर फ़िशरीज़ के हवाले से, या फिर नेक्स्ट जो लेक्चरर्स की जॉब आएंगी उनके हवाले से लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर BS या MPhil के अंदर एक्वाकल्चर, फिशरीज़, लिम्नोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, उनके हवाले से भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम फ़िश के रिलेटेड बेसिक टर्म्स। इस लेक्चर में जो टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास फ़िशेज़ के जो लेक्चर्स होंगे उनमें भी ये टर्म्स बार बार यूज़ होंगी। तो व्हाट इज़ द फ़िश? बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग फ़िश के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का होना लाजमी है। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिसमें फ़िश का वर्ड तो यूज़ होता है लेकिन एक्चुअली वो फ़िश की डेफिनेशन पर प्रॉपर पूरा नहीं उतरते। फॉर एग्जांपल हम जेली फ़िश, स्टार फिश, सिल्वर फिश का नाम सुनते हैं लेकिन एक्चुअली ये फ़िश की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरते। बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो फ़िश है एक्चुअली वो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इट इज़ अ वर्टिब्रेट, इट कंटेन बैकबोन, फिन्स एंड गिल्स। चूंकि ये वर्टिब्रेट है तो लाजमी तौर पर इसमें बैकबोन मौजूद है, मूवमेंट के लिए फ़िश के अंदर फिन्स प्रेजेंट हैं और रेस्पिरेशन के लिए फ़िश में गिल्स प्रेजेंट हैं। कुछ रेयर स्पीशीज़ फ़िश की ऐसी भी हैं जिसमें गिल्स की जगह पर लंग्स प्रेजेंट हैं, लंग फिशेज़ वगैरह, लेकिन वो केस काफ़ी ज़्यादा रेयर है। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते। वाटर के अंदर फ़िश मौजूद होती है तो वाटर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फ़िश की बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इच्थियोलॉजी। साइंस की या बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम फिशेस के रिलेटेड स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं? इच्थियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास फिशरीज। व्हाट इज फिशरी? इट रेफर्स टू ऑल एक्टिविटीज कनेक्टेड टू रेयरिंग, ब्रीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिशेस इन नेचुरल और कल्टिवेटेड वाटर्स। फ़िश को जब भी हम रेयर करेंगे, उसको ब्रीडिंग करवाएंगे या उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर रिवर्स, कैनाल, लेक्स, या फिर हमारे पास उसका कल्टिवेटेड वाटर, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स वगैरह, टैंक्स वगैरह, तो उसको तमाम टर्म्स को हम फिशरी के रिलेटेड टर्म्स का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लिम्नोलॉजी या व्हाट इज़ फ्रेश वाटर इकोलॉजी। फिशेस के रिलेटेड बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल फीचर्स वाटर के, फ्रेश वाटर के, लेक्स के अंदर स्टडी करना, इस टर्म को हम क्या नाम देते हैं? लिम्नोलॉजी का नाम देते हैं। लिम्नोलॉजी के अंदर एक्चुअली हम सी वाटर इंक्लूड नहीं करते, ये जस्ट फ्रेश वाटर के रिलेटेड है और ख़ास तौर पर इसमें हम लेक्स की स्टडी करते हैं। अब वाटर के फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को भी इसमें हम देखते हैं और साथ साथ वाटर के बायोलॉजिकल कम्युनिटी को भी इसमें हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिश और फिशेस में डिफरेंस। एक्चुअली फिश और फिशेस ये सिंगुलर और प्लूरल को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ को एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तो हम सिंगल स्पीशी की बात कर रहे हैं, जो कि एक ही स्पीशी, पार्टिकुलर स्पीशी की बात कर रहे हैं, तब वो टर्म क्या कहलाएगी? फ़िश कहलाएगी। उसमें नंबर को हम काउंट नहीं करते। सपोज 1000 मेंबर्स एक ही स्पीशीज़ के अगर किसी पॉन्ड में मौजूद हैं, उसके लिए हम फ़िश का वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, मेंबर्स चाहे उनके कम ही हों, तब उनके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो फिशेज़ का वर्ड यूज़ करेंगे। तो एक्चुअली फ़िश और फिशेज़ में जो डिफरेंस है ये नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ की बेस पे है, ना कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल की बेस पे। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। नॉर्मली फिशेज़ अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर ब्रीड करती हैं लेकिन उसमें सर्वाइवल के, फर्टिलाइजेशन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का मैकेनिज़्म डेवलप किया गया था, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स हमारे पास सिलेक्ट किए जाते हैं। उन हार्मोन्स को फ़िश में इंजेक्ट करवाया जाता है और फ़िश को हमारे पास हैचरी के अंदर ब्रीड करवाया जाता है। इसमें हमारे पास फर्टिलाइजेशन के चांस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं क्योंकि हम स्पर्म्स और एग को एक ही जगह पर रख के फर्टिलाइज करवाते हैं। तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स को यूज़ करते हुए फ़िश के अंदर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग करवाई जाती है। MCQs के हवाले से आपने याद रखना कि पाकिस्तान में सबसे पहले 1961 के अंदर मेजर कॉर्प्स के ऊपर ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ था
छनावा फिश हैचरी गुजरावाला के अंदर। अब कुछ बेसिक टर्म्स जो कि स्मॉल से हम स्टार्ट करेंगे और लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे। ओवम और एग, ऐसा एग जो कि फिश की ओवरी के अंदर मौजूद है, उस एग को हम क्या नाम देंगे? ओवम का नाम देंगे, जो कि फिश ने अभी तक रिलीज नहीं किया, उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है। सेकेंड नंबर पे एग, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर लेड बाय अ फिश इन वाटर इज नोन एज एग। जब फिश एग को अपनी बॉडी से रिलीज कर देगी, चाहे वो फर्टिलाइज्ड फॉर्म में हो चाहे वो अनफर्टिलाइज्ड फॉर्म में हो, तब उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? एग का नाम देंगे। मोस्टली फिशेज एक्चुअली अनफर्टिलाइज्ड एग ले करती हैं क्योंकि फिशेज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसे भी हैं जो कि फर्टिलाइज्ड एग ले करेंगी क्योंकि उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है हैचलिंग। फर्टिलाइजेशन के बाद एग में से जो लार्वा बाहर आएगा, उस लार्वा को हम नाम देते हैं हैचलिंग्स का। इसके अंदर यॉक सैक प्रेजेंट है जो कि इसको फीडिंग में और इनिशियल रेस्पिरेशन में मदद देता है, जो कि इसकी बेली के साथ क्या होता है? अटैच होता है। हैचलिंग के बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है पोस्ट लार्वल स्टेज। यॉक सैक आहिस्ता आहिस्ता लार्वा कंज्यूम कर लेगा अपनी फीडिंग के लिए। जब यॉक सैक खत्म हो जाएगा तब उस लार्वा को हम पोस्ट लार्वा का नाम देते हैं। और पोस्ट लार्वा, उसमें एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रेट मूवमेंट कर सकता है। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है फ्राई की। फ्राई को हम न्यू हैच का भी नाम देते हैं, या इसको हम बेबी ऑफ फिश भी कह सकते हैं। इसमें फिश का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इसमें अपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है कि फिश का साइज एक्चुअली हो जाता है 1 से 2 इंच तक। ये टर्म एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिंगरलिंग स्टेज। जब फिश का साइज मजीद इंक्रीज हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2 से 5 इंच तक साइज पहुंच जाएगा, तब उस स्टेज को हम फिंगरलिंग स्टेज कहते हैं। और इसमें आपने डेज भी याद रखने हैं। 21 से 90 डेज तक फिश को हम फिंगरलिंग्स का नेम देते हैं। ये जो फ्राई और फिंगरलिंग की स्टेज है, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को हैचरी के अंदर हम प्रोड्यूस करवाते हैं और नेक्स्ट पॉन्ड्स में क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। फ्राई 21 डेज से बिफोर फ्राई कहेंगे और 21 से 90 डेज तक 3 मंथ्स तक फिंगरलिंग्स का हम नाम देंगे। और ये भी पॉइंट एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फिंगरलिंग का जो साइज है ये 2 से 5 इंचेस तक होता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है जुवेनाइल। द फिश बिटवीन द एज ऑफ 3 to 6 मंथ। इससे साइज जब बड़ा हो जाएगा, जब एज ज़्यादा हो जाएगी फिश की, 90 डेज के बाद 6 मंथ तक फिश को हम क्या नाम देंगे? जुवेनाइल का नाम देंगे। और जब फिश उसकी एज ऑलमोस्ट 1 ईयर हो जाएगी, उसको हम क्या नाम देंगे? एयरलिंग का नाम देंगे। ऑलमोस्ट 12 मंथ, उस वक्त फिश को हम एयरलिंग्स का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिश सीड। फिश सीड एक्चुअली यंग स्टेजेस को हम नाम देते हैं जो कि पॉन्ड में स्टॉकिंग के तौर पर यूज़ होती हैं। तो ये आपने याद रखना है, फिश का फ्राई और फिंगरलिंग्स आमतौर पर फिश सीड कहलाता है, जो कि पॉन्ड्स के अंदर स्टॉक किया जाता है और फर्दर प्रोडक्शन पॉन्ड्स के अंदर की जाती है। फिश बायोलॉजी ऐसी ब्रांच जिसमें हम फिश के रिलेटेड तमाम की तमाम एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, चाहे वो फिश की एनाटॉमी हो, चाहे फिश की मॉर्फोलॉजी हो, फिश की इकोलॉजी हो। तो फिश की लाइफ को, फिश के तमाम एस्पेक्ट्स को स्टडी करना फिश बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिश मॉर्फोलॉजी। फिश का जो स्ट्रक्चर है, फिश की जो फॉर्म है, इसकी स्टडी को हम साइंटिफिक वे में अगर करें तो स्टडी को हम क्या नाम देंगे? फिश मॉर्फोलॉजी का नाम देंगे। नेक्स्ट फिश कल्चर के हवाले से हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। फिश कल्चर को हम पिसीकल्चर या फिश फार्मिंग का नाम भी दे सकते हैं। फिश को आमतौर पर हम किसी इंक्लोज्ड एरिया के अंदर रेस करते हैं। ये टर्म एक्चुअली एक्वाकल्चर से थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्वाकल्चर के अंदर हम कोई भी एक्वेटिक एनिमल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिश कल्चर के अंदर जस्ट हम फिश को एक्वेटिक एनिमल के तौर पर यूज़ करेंगे। तो किसी भी डिज़ायरेबल फिश की स्पीशी को पॉन्ड्स में, लेक्स में रेयर करना, कंट्रोल कंडीशन में, सेमी कंट्रोल में या अनकंट्रोल कंडीशन में, वो हमें फिश कल्चर कहलाएगा, या इसको पिसीकल्चर या फिर फिश फार्मिंग का भी नाम दे सकते हैं। अब जो फिश कल्चर है, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, ताकि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकें। सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। बाउस्कात हम अकेला फिश कल्चर नहीं करते, फिश कल्चर के साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म, क्रॉप्स
एनिमल्स वगैरह को भी प्रोड्यूस करते हैं सेम जगह पर, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, कॉस्ट को कम किया जा सके। इस तरह की फार्मिंग को हम फिश फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का नाम दे सकते हैं। इसमें राइस और फिश कल्चर का कम्बिनेशन काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा दीगर लाइफ स्टॉक के एनिमल्स और फिश कल्चर का ये कम्बिनेशन भी काफ़ी कॉमन है। इसमें लाइफ स्टॉक का या पोल्ट्री का जो वेस्ट है उसको फ़िश की फीड के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, और फिश की फीड की जो हमारे पास बचत की जा सकती है, कुछ हद तक हमारे पास कॉस्ट को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है फिश कल्चर की वो है मोनो फिश कल्चर। मोनो कल्चर एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है अगर हम सिंगल स्पीशी को किसी पॉन्ड में, किसी लेक में, किसी टैंक के अंदर फर्टिलाइज़र या फर्टिलाइज़र के बगैर या फीड के बगैर या फीड ऐड करते हुए अगर हम कल्चर करवाएंगे, तब इसको हम क्या नाम देंगे? मोनो कल्चर का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल जस्ट हम तिलापिया को रेयर करवा रहे हैं, तिलापिया की प्रोडक्शन हासिल करना चाहते हैं, तो ये कल्चर हमारा क्या कहलाएगा? मोनो कल्चर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कल्चर है वो है पोली कल्चर। पोली कल्चर नाम से जाहिर है, पोली मीन मैनी, तो इसमें हम काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ और फिशेज़ को यूज़ करते हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ को यूज़ करते हुए एक ही जगह पर, एक ही पॉन्ड के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने के लिए उस कल्चर को हम क्या नाम देंगे? पोली कल्चर। पोली कल्चर को हम कंपोजिट कल्चर या फिर मिक्स्ड फिश फार्मिंग का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि हम स्पीशीज़ इसमें ज़्यादा रखते हैं। आमतौर पर 2 या 3 फिश की स्पीशीज़ को सेम पॉन्ड में हम कल्चर करवाते हैं। एक्चुअली उनका हैबिटेट, फीडिंग हैबिट वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये फिशेज आपस में कल्टिवेटेबल भी होनी चाहिए और कंपेटिबल भी होनी चाहिए। कंपेटिबल से मुराद एक दूसरे को एज ए फूड यूज़ ना करें, इनकी फीडिंग हैबिट क्या हो? एक दूसरे से डिफरेंट हो। सपोज अगर हम कार्निवोर और ओमनीवोर फिशेस को सेम पॉन्ड में कल्चर करें, तब ये ख़तरा हमारे पास मौजूद रहेगा कि जो कार्निवोर फिश है वो दूसरी फिश को एज ए फूड यूज़ ना कर ले। तो इसलिए यहाँ पर कंपेटिबल का वर्ड यूज़ किया गया है कि ऐसी फिशेज जो कि आपस में इकट्ठा रहें, एक दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएं, उन स्पीशीज़ को हम पोली कल्चर में आमतौर पर यूज़ करते हैं। पाकिस्तान के अंदर और बाकी दुनिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन पोली कल्चर है वो इन 3 फिश की स्पीशीज़ का हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले कैटला फिश, सेकंड नंबर पे रहू फिश और थर्ड नंबर पे मरीगल फिश। कैटला फिश को हम कॉमनली थैला के नाम से जानते हैं। रहू फिश और थर्ड नंबर पे मरीगल को मोरी फिश भी कहते हैं। ये तीनों फिश का जो कल्चर है सबसे बेस्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इनकी जो फीडिंग लेयर्स है वाटर के अंदर ये तीनों की डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैटला फिश की बात करें तो इसके माउथ की पोजीशन ऐसी होती है कि इसका माउथ अपवर्ड पॉइंटेड होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इसका जो लेयर बनती है वो सरफेस लेयर बनती है। जब हम फूड डालेंगे तो जो फूड सरफेस लेयर के ऊपर मौजूद होगी ये उसको एज ए फूड क्या करेगी? यूज़ करेगी। रहू फिश, इसका जो माउथ है ये टर्मिनल होता है, ये मिड वाटर में कॉलम लेयर के अंदर क्या करती है? फीड करती है। और नेक्स्ट लास्ट हमारे पास मोरी फिश, इसका जो माउथ है ये पॉइंटेड डाउनवर्ड होता है, मतलब इंफीरियर माउथ की पोजीशन होती है, जिसकी वजह से एक्चुअली ये बॉटम लेयर में फीड करती है। तो इन तीनों फिश का पोली कल्चर सबसे बेस्ट कंसीडर किया जाता है। एक्वाकल्चर के लिए एक्वाकल्चर की बैकबोन भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इन तीनों फिशेस का आपस में कम्बिनेशन नहीं है, ये डिफरेंट लेयर्स में क्या करती हैं? फीड करती हैं। इसमें हमारी फीड का ज़ाया होने का चांस काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। फ़िश के कल्चर में सबसे जो कॉस्टली आइटम है वो एक्चुअली फ़िश फीड ही कंसिडर किया जाता है। तो फ़िश फीड अगर हमें मैक्सिमम FCR प्रोवाइड करे तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो पोली कल्चर के अंदर रहू, मोरी और थैला, इन तीनों का कल्चर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सूटेबल कंसिडर किया जाता है। फ़िश कल्चर के हवाले से डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर इंटेंसिव फ़िश कल्चर की एक टेक्निक, जिसमें कम से कम एरिया के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने की कोशिश की जाती है। वाटर की क्वांटिटी को काफ़ी कम यूज़ किया जाता है। उस कम क्वांटिटी ऑफ वाटर की कंडीशंस को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि उसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ फिश रख सकें और अपनी हाईएस्ट प्रोडक्शन को ऑब्टेन कर सकें। यहाँ पर आपने MCQs के हवाले से एक पॉइंट याद रखना है कि इंटेंसिव फिश कल्चर के अंदर हम ओवर 6000 kg पर हेक्टेयर पर ईयर फ़िश की क्वांटिटी वो ऑब्टेन कर सकते हैं। नॉर्मल जो कल्चर है उसमें प्रोडक्शन काफ़ी कम होती है, लेकिन इंटेंसिव कल्चर में क्योंकि हमने कंडीशंस को कंट्रोल किया होता है, टेम्परेचर ऑप्टिमम प्रोवाइड किया जाता है, मैक्सिमम हमारे पास
डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, पीएच नॉर्मल रखी जाती है, जिसकी वजह से फ़िश की जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट होती है। फास्ट ग्रोथ की वजह से हमारे पास प्रोडक्शन काफ़ी हाई हो जाती है। इसमें प्रॉब्लम कॉस्ट का है, इनिशियल कॉस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन एट दी एंड हमें प्रॉफिट इतना ज़्यादा मिल जाता है कि ओवरऑल इसमें कंपनसेशन हो जाती है। एट दी एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस के पर्पस इंटेंसिव फिश कल्चर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सेमी इंटेंसिव फिश कल्चर। इस कल्चर के अंदर कुछ नेचुरल फूड के ऊपर डिपेंड किया जाएगा जो कि पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, और कुछ फूड आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्री फूड के तौर पर प्रोवाइड की जाएगी ताकि इनिशियल कॉस्ट को कम किया जा सके और प्रोडक्शन को कुछ हद तक बेहतर लिया जा सके। अब जाहिर सी बात है, इसमें कंडीशंस हम उतनी ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर रहे, तो इंटेंसिव फिश कल्चर से इसकी प्रोडक्शन कम आएगी, लेकिन चूंकि इसमें हम सप्लीमेंट्री फूड भी साथ में ऐड कर रहे हैं तो इस वजह से इसकी प्रोडक्शन को कुछ हद तक हम बेहतर बना सकते हैं। लास्ट हमारे पास है फिश कल्चर के हवाले से एक्सटेंसिव फिश कल्चर। इसमें हम एक्चुअली तमाम के तमाम नेचुरल फूड को जस्ट यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का, आर्टिफिशियल फूड का यूज़ इसमें नहीं किया जाता। इसमें एक्चुअली ड्यूरिंग फिश कल्चर कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाता है। इसमें जो पॉन्ड्स होते हैं उसका एरिया काफ़ी वसी होता है, काफ़ी लार्ज पॉन्ड्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि इसमें जस्ट नेचुरल फूड के ऊपर डिपेंड किया जाता है और फिश का ग्रोथ इसमें थोड़ा सा स्लो रहता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एक्वा कल्चर। फिश कल्चर और एक्वा कल्चर ये थोड़ा सा डिफरेंट टर्म्स हैं। फिश कल्चर जस्ट फिश के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, और एक्वा कल्चर के अंदर कोई भी एक्वेटिक एनिमल को हम कल्चर कर सकते हैं, किसी भी फ्रेश वाटर के अंदर, ब्रैकिश वाटर के अंदर या फिर मेरीन वाटर के अंदर। तो इसके अंदर हम फिशेस को, क्रस्टेशियंस को या एक्वेटिक प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। तो एक्वा कल्चर एज ए ब्रॉड टर्म हम यूज़ करते हैं, और फिश कल्चर उसकी एज ए सब कैटेगरी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कल्चर है वो है मैरी कल्चर। अगर हम मेरीन ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल फिश, श्रिम्प, ऑयस्टर को सी के अंदर कल्चर करेंगे, तब इस कल्चर को हम क्या नाम देंगे, मैरी कल्चर। तो मतलब सी वाटर के अंदर मेरीन ऑर्गेनिजम्स का जो कल्चर है उस कल्चर का नाम क्या है, मैरी कल्चर। इसके अंदर पर्ल ऑयस्टर, क्रैब्स, लॉबस्टर वगैरह को मेरीन वाटर के अंदर कल्चर किया जाता है। नॉर्मली हम फिश पॉन्ड्स के बारे में और फिश टैंक्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसके अलावा फिश कल्चर के अंदर केज सिस्टम और पेन सिस्टम भी कॉमन है। केज कल्चर एक्चुअली एक्वा कल्चर प्रोडक्शन सिस्टम है, जिसके अंदर कल्चर एनिमल्स को एक केज के अंदर इनक्लोज किया जाता है ताकि वाटर जो है वो फ्रीली मूव करे कल्चर एनिमल्स के दरमियान और सराउंडिंग वाटर बॉडी के दरमियान। इसमें एज ए केज को बास्केट के तौर पर यूज़ किया जाएगा, मतलब तमाम की तमाम साइड अपर साइड के अलावा इसकी क्लोज होंगी। पेन कल्चर के अंदर ऑलमोस्ट केज कलर की तरह का सिस्टम यूज़ किया जाता है, जस्ट इसमें जो बॉटम वो कवर नहीं होता, बॉटम एक्चुअली ये पॉन्ड का यूज़ होगा, जबकि बाकी तमाम की तमाम साइड्स इनक्लोज होंगी, बाकी तमाम साइड में नेट या केज वगैरह क्या होगा, यूज़ होगा। तो बॉटम साइड इस केस के अंदर हमेशा पॉन्ड के बॉटम को टच करेगी, जबकि बाकी तमाम की तमाम साइड यहाँ पर कवर होंगी। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर केज कल्चर और पेन कल्चर दिखाया गया है। इसमें हम डिफरेंट नेट्स को यूज़ करते हैं, वाटर फ्रीली मूव करता है। इन केज के अंदर, इन नेट्स के अंदर हमने फिशेस को रेयर करवाया, फिश को यहाँ पर हम इजीली कल्चर करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप ऑफ पॉन्ड्स रेसवे कल्चर सिस्टम भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें वाटर कंटिन्यूसली हमारे पास इस सिस्टम के अंदर फ्लो करता है, एक साइड से वाटर एंटर होता है और दूसरी साइड से वाटर कंटिन्यूसली रिमूव हो रहा है। फिश कल्चर के अंदर फूड के बाद जो सेकंड नंबर पे कॉस्टली आइटम हमारे पास कंसिडर होता है वो वाटर है। तो यहाँ पर रेसवे कल्चर के अंदर एक्चुअली नेचुरल वाटर बॉडीज़ को, रिवर्स को, कैनाल्स को यूज़ किया जाता है और उसके करीब हमारे पास एक रेसवे कल्चर सिस्टम बनाया जाता है ताकि वाटर जो है वो नेचुरल हैबिटेट का यूज़ किया जाए और उसके अंदर हम फिश को ईजिली कल्चर कर लें और कॉस्ट को बचाया जा सके। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास एक तरफ रिवर पास हो रहा है, रिवर के साथ हमने दो सिस्टम बनाए हैं, रेसवे सिस्टम और रेसवे पॉन्ड। रिवर के वाटर को एज ए इनलेट हम यूज़ करते हुए दोनों तरफ ऐड करवा लेंगे
और ये वाटर कंटिन्यूसली इनमें ऐड हो रहा है। अब चूंकि वाटर कंटिन्यूसली ऐड हो रहा है तो सेकेंड हम एग्जिट आउटलेट का भी पोर्शन रखेंगे, दूसरी जानब वाटर क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो रिवर का वाटर चूंकि कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, उस फ्लो के थ्रू हमने जो पोन्ड्स बनाए हैं उनके अंदर भी वाटर कंटिन्यूसली एंटर भी हो रहा है, कंटिन्यूसली रिमूव भी हो रहा है। पोन्ड का सिस्टम और ये रेसवे पोन्ड का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। पोन्ड के अंदर वाटर फिक्स होता है, उसमें वाटर ऐड और रिमूव करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इसमें कंटिन्यूसली फ्लो होता है वाटर का, वाटर कंटिन्यूसली मूव इन और मूव आउट करता रहता है। फिश एक्चुअली वाटर में ग्रो करती है, तो वाटर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उसको डिस्क्राइब हम कर सकते हैं। नॉर्मली हम फ्रेश वाटर और मरीन वाटर का वर्ड सुनते हैं, तो ऐसा वाटर जिसके अंदर सैलिनिटी लेवल काफ़ी कम होता है, साल्ट की कंसंट्रेशन काफ़ी रिड्यूस होती है, उस वाटर को हम नाम देते हैं फ्रेश वाटर। तो ये एमसीक्यूज़ के वाले से आपने याद रखना है कि अगर साल्ट 0 से लेके 1.8 पर 1000 कंसंट्रेशन में मौजूद हो तब उस वाटर को हम क्या नाम देंगे, फ्रेश वाटर का नाम देंगे। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है सेलिन वाटर और साल्टी वाटर। इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ऐसा वाटर जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन 1.8 से लेके 3 पार्ट्स पर 1000 हो, उस वाटर को हम क्या नाम देंगे, सेलिन वाटर और साल्टी वाटर। और नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास ऐसा वाटर जिसमें साल्ट इससे भी ज़्यादा हो, इसकी आपने वैल्यू एमसीक्यूज़ के वाले से याद रखनी है। 5 से लेके 30 पार्ट्स पर 1000 साल्ट की कंसंट्रेशन मेरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो फिश कल्चर के लिए फ्रेश वाटर, सेलिन वाटर या फिर मेरीन वाटर यूज़ किया जा सकता है। डिफरेंट फिशेस वो डिफरेंट तरह के वाटर के अंदर ज़्यादा बेस्ट क्या कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है एस्चुरी। रिवर्स के अंदर एक्चुअली जो वाटर है वो आप लोग जानते हैं फ्रेश वाटर है, जबकि सी के अंदर जो वाटर हमारे पास वो साल्टी वाटर है, मेरीन वाटर कहलाता है। तो रिवर्स एक पॉइंट पे सी के साथ अटैच होते हैं, रिवर्स एंटर होते हैं सी के अंदर। तो जहाँ पर रिवर और सी एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, रिवर के माउथ के ऊपर जहाँ पर सी के साथ वो अटैच हो रहा है, एक स्पेशल जोन एग्जिस्ट करता है, एक स्पेशल इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करता है। उस जोन को हम इकोटोन जोन का नाम दे सकते हैं या फिर उसको बफर जोन का नाम दे सकते हैं, जहाँ पर फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है लाइमिंग के हवाले से। फिश पॉन्ड्स के अंदर एक्चुअली डिफरेंट कंपाउंड को यूज़ करते हुए पीएच को न्यूट्रलाइज किया जाता है, और ये कंपाउंड्स कैल्शियम्स और मैग्नीशियम से ड्राइव होते हैं। तो फिश पॉन्ड्स की लाइमिंग के थ्रू वाटर की पीएच को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है ताकि फिश की प्रोडक्शन को बेहतर बनाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है फर्टिलाइजेशन ऑफ फिश पॉन्ड्स। फिश पॉन्ड्स के अंदर नेचुरल फूड को इंक्रीज करने के लिए फिश पॉन्ड्स के अंदर डिफरेंट फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं ताकि नेचुरल फूड को इंक्रीज किया जा सके। इस टर्म को हम फर्टिलाइजेशन ऑफ पॉन्ड्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है फिश हैचरी। फिश हैचरी के अंदर एक्चुअली ब्रीडिंग यूनिट बनाया जाता है, जहाँ पर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के थ्रू फिश को फर्टिलाइज करवाया जाता है, और इसमें हैचलिंग्स, फ्राई और फिंगरलिंग स्टेज तक फिश को रेयर किया जाता है, रखा जाता है, और बाद में उसको कमर्शियल तौर पर सेल किया जाता है, पॉन्ड्स में नेक्स्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। तो फिश एक्चुअली एक्सपांड प्रोडक्शन यूनिट होता है जहाँ पर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग और कमर्शियल फिश करवाई जाती है, और उसकी फर्दर डेवलपमेंट हैचलिंग कंट्रोल कंडीशन में करवाई जाती हैं ताकि मैक्सिमम हम प्रोडक्शन को ऑब्टेन कर सकें। फ्राई और फिंगरलिंग स्टेज तक फिश हैचरी के अंदर फिश को रख सकते हैं और बाद में उसको फिश पॉन्ड्स के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है फिश प्रोसेसिंग। फिश जब उसकी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी हो जाती है, उस फिश को काट कर लिया जाता है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है, पॉन्ड से निकाल लिया जाता है, पॉन्ड से निकाल कर उसको फाइनल प्रोडक्ट बनने तक, कस्टमर तक पहुंचाने तक का जो टाइम है उसको हम फिश प्रोसेसिंग का नाम देते हैं। इसके बाद पॉन्ड का वर्ड अक्सर हम सुनते हैं। तो पॉन्ड एक्चुअली एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जो कि अर्थन मटेरियल से भी मिलकर बन सकता है, मतलब एज ए सॉइल भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और कंक्रीट का भी बना सकते हैं। तो कंक्रीट और अर्थन से हम आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर जो फिश की रेयरिंग के लिए प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, फिश पॉन्ड का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है फिशिंग गियर्स। फिश को ट्रैप करने के लिए कोई भी टूल
फ़िश को कैच करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जब फ़िश अपनी प्रोडक्शन एक सूटेबल साइज़ तक पहुंच जाती है, उस टूल को हम क्या नाम देते हैं, फ़िशिंग गियर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल नेट्स इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के ट्रैप्स, हार्पॉन्स वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं। तो फ़िश को पकड़ने के लिए एक्चुअली जो भी हम सिस्टम यूज़ करेंगे, कोई भी टूल यूज़ करेंगे, वो क्या कहलाएगा, फ़िशिंग गियर कहलाएगा। पॉन्ड्स के अलावा फ़िश को लेक के अंदर भी कल्चर करवाया जा सकता है। तो लेक एक्चुअली स्टैंडिंग वाटर बॉडी को हम नाम देते हैं, जो कि सी वाटर के साथ कंटिन्यू नहीं होती। रिवर्स का कनेक्शन सी के साथ होता है, लेकिन लेक एक्चुअली इंडिपेंडेंट यूनिट है और इसमें स्टैंडिंग वाटर होता है। जिस तरह पॉन्ड में हम स्टडी करते हैं, पॉन्ड और लेक दोनों में फ्रेश वाटर है, दोनों में स्टैंडिंग वाटर है। तो इन टर्म्स काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन साइज़ और डेप्थ के वाले से ये दोनों आपस में डिफरेंट होते हैं। पॉन्ड के अंदर डेप्थ भी काफ़ी कम होती है और उसका साइज़ भी काफ़ी कम होता है, जबकि लेक इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है और उसकी डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा है। मोस्टली पॉन्ड्स हम आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियल बनाते हैं, जबकि मोस्टली लेक्स नेचुरली क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है एक्वेरियम। ये एक्चुअली आर्टिफिशियल टैंक या ग्लोब को हम नाम देते हैं, जिसकी ग्लास से साइड्स बनी होती हैं, जिसमें फ़िश को रखा जाता है या दूसरे वाटर प्लांट्स को रखा जाता है एस्थेटिक पर्पस के लिए, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, होम के अंदर, ऑफिस के अंदर या फिर होटल्स के अंदर। इसमें गपी फ़िश, गोल्ड फिश और दूसरी कलरफुल फिशेस को यूज़ किया जाता है, जो कि एक सर्टन साइज तक ग्रो करती हैं, फर्दर उनका साइज इंक्रीज नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है फिशिंग क्राफ्ट। फिशिंग क्राफ्ट उस बोट को या हम शिप को नाम दे सकते हैं, जो कि फ़िश को कैच करने के लिए यूज़ की जाती है सी के अंदर या फिर लेक के अंदर। जिस तरह हमने फिशिंग गियर को पढ़ा, जो कि एज ए टूल यूज़ होते हैं, और फिशिंग क्राफ्ट एक्चुअली बोट को या शिप को हम नाम देंगे, जो कि रिवर, लेक या फिर सी के अंदर फ़िश को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एक्लिमेटाइजेशन। फिशेस उनका जब हैबिटेट चेंज किया जाता है, तो फिश अगर नए हैबिटेट में भी अपने आप को सूटेबल कर ले, अडाप्ट कर ले, उसको हम एक्लिमेटाइजेशन का नाम देंगे। मतलब उसने डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस को क्या कर लिया है, अडाप्ट कर लिया है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कुछ तो नेटिव स्पीशीज़ हैं, इंडेमिक स्पीशीज़ हैं, और कुछ स्पीशीज़ को बाहर से इंट्रोड्यूस करवाया गया। वो स्पीशीज़ अब पाकिस्तान के क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्लिमेटाइज कर चुकी हैं। तो ये एक्जोटिक कार्प्स इसके एग्जाम्पल में आ जाती हैं, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प। तो ये फिशेस नए इन्वायरमेंट में अपने आप को एक्लिमेटाइज कर चुकी हैं। तो फिशेस का न्यू इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर लेना क्या कहलाता है, एक्लिमेटाइजेशन। अब फिशेस उनका जो स्केलेटन है उसकी बेस पे इसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, कॉन्ड्रिक थाइस एंड ओस्टिक थाइस। ऐसी फिशेस जिसका स्केलेटन कार्टिलेज से मिलकर बनता है उसको हम कार्टिलेजिनियस फिशेस का नाम देंगे, और इसके अंदर कॉन्ड्रिक थाइस उसको कहेंगे। ये एक्चुअली मेरीन फिशेस हैं और इसकी ऑलमोस्ट 700 के करीब स्पीशीज़ मौजूद हैं इस क्लास के अंदर। एग्जाम्पल में एमसीक्यूज़ के वाले से आपने याद रखना है, स्केट, रेज और शार्क एक्चुअली कॉन्ड्रिक थाइस से बिलोंग करती हैं। ऐसी फिशेस जिनका स्केलेटन बोन से मिलकर बना होता है, उन फिशेस को हम ओस्टिक थाइस कहते हैं। ये फिशेस मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर प्रेजेंट है। इसकी जो परसेंटेज है वो एमसीक्यूज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने याद रखना है कि 60% बोनी फिशेस मेरीन वाटर में मौजूद हैं और 40% बोनी फिशेस फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं। तो कॉमन एग्जांपल में ट्राउट, कैटफिश, कार्प्स ये इंक्लूड हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है कार्प्स फिश। इकोनॉमिकली सबसे जो बेस्ट फिश, जो कल्टिवेटेबल फिशेस में से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कल्चर हो रही हैं, वो फिशेस कौन सी हैं, कार्प्स। ये एक्चुअली स्केली बॉडी होती है, टीथ इसमें एब्सेंट होते हैं, स्केलेटन इनका बोन्स पर मुश्तमिल है, एयर ब्लैडर में प्रेजेंट है, और ये ऑर्डर सेप्रीनी फॉर्म से बिलोंग करते हैं। कार्प्स को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिजीनियस और इंडेमिक कार्प्स, और सेकेंड नंबर पे एक्जोटिक कार्प्स। तो इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कार्प्स की ऐसी स्पीशीज जो कि इनलैंड वाटर के अंदर नेचुरली तौर पर मौजूद हों, उनको हम इंडिजीनियस या फिर इंडेमिक कार्प्स का नाम देते हैं। इसकी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, मेजर कार्प्स एंड माइनर कार्प्स। ऐसी फिशेस जो कि मोस्टली कल्चर के तौर पर यूज़ होती हैं,
जो इनका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बिग साइज़ कल्टिवेटेबल फिशेस, इनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ होती है और मार्केट में इनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। उन फिशेस को हम मेजर कार्प्स का नाम देते हैं। कॉमनली नेम ऑलरेडी आपने सुना होगा, रहू, मरीगल, थैला, ये तीनों स्पीशीज़ मेजर कार्प्स कहलाती हैं। इनका साइंटिफिक नेम भी एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रहू लैबियोरोइटा, मरीगल या इसका कॉमन नेम मोरी फिश, सिरहाइनस मरीगेला, और थैला साइंटिफिक नेम इसका कैटला कैटला। सेकेंड नंबर पे हमारे पास माइनर कार्प स्पीशीज़ आ जाती हैं। ये कार्प्स कंपैरेटिवली स्मॉल साइज़ में होती हैं और इनका जो ग्रोथ रेट है वो मेजर कार्प की निस्बत थोड़ा सा स्लो होता है। इनके अंदर हमारे पास जो स्पीशीज़ इंक्लूड हैं वो है बाटा स्पीशी, पंटी स्पीशी, ब्लैक रहू और डमरा। इनका साइंटिफिक नेम भी एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। लैबियो बाटा, बाटा स्पीशी का साइंटिफिक नेम है। पंटी स्पीशी का साइंटिफिक नेम बार्बस टिक्टो, ब्लैक रहू या डमरा इस स्पीशी का साइंटिफिक नेम लैबियो कलबासू है। इंडेमिक कार्प्स के बाद सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं एक्सोटिक कार्प्स, ऐसी स्पीशीज़ जो कि दूसरे कंट्री से इंपोर्ट की गई हैं और ये नए आने वाले हैबिटेट के अंदर अपने आप को एक्लिमेटाइज कर लेती हैं। उन स्पीशीज़ को हम एक्सोटिक कार्प्स का नाम देते हैं। पाकिस्तान में जो स्पीशीज़ इंपोर्ट की गई हैं उसमें 3 स्पीशीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प। कॉमन कार्प को कॉमनली गुलफाम के नेम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक नेम इसका याद रखना है, सिप्रीनस कार्पियो। सिल्वर कार्प, इसका भी साइंटिफिक नेम एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है हमारे पास, हाइपोप्थैलेमिस्टिस मुलेट्रिक्स। और नेक्स्ट ग्रास कार्प, टिनोफ्रेंचडन आइडेला। तो ये तीनों स्पीशीज़ दूसरे कंट्रीज से पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई हैं और पाकिस्तान के हैबिटेट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा अपने आप को अडाप्ट कर लिया। कार्प्स के अलावा तिलापिया को भी पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था इंडोनेशिया से 1970 के अंदर। तिलापिया स्पीशी भी पाकिस्तान के क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर अपने आप को अडाप्ट कर चुकी है। कार्प्स के बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है वो है फिश फार्म्स। फिश फार्म एक्चुअली उस प्रोडक्शन यूनिट को हम नाम देते हैं जहाँ पर फिश को हम रेयर करते हैं या फिश की ब्रीडिंग करवाते हैं कमर्शियल लेवल पर और फिश को आगे सेल किया जाता है। उस सिस्टम को हम फिश फार्म का नाम देते हैं। इस डायग्राम के अंदर पाकिस्तान में कल्चर होने वाली और पंजाब में अंदर कल्चर होने वाली मोस्ट कॉमनली 6 स्पीशीज़ को दिखाया गया है। कैटला फिश जिसका कॉमन नेम थैला फिश, रहू फिश, मरीगल फिश जिसका कॉमन नेम मोरी भी है। इसके अलावा 2 स्पीशीज ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प, ये ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुकी हैं। इसमें से 3 स्पीशीज इंडेमिक हैं और 3 स्पीशीज एक्सोटिक हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स है माइग्रेशन के हवाले से। फिशेस नेचुरल हैबिटेट वाटर में रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकती हैं। तो फिशेस की जो पीरियडिक मूवमेंट है वाटर के अंदर अपने फीडिंग ग्राउंड से लेके अपने स्पॉनिंग ग्राउंड तक या फिर कुछ केसेस के अंदर अपने आप को एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने के लिए फ़िश की जो मूवमेंट है वाटर के अंदर उसको हम माइग्रेशन का नाम देते हैं। माइग्रेशन को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, डायड्रोमियस माइग्रेशन, पोटेमोड्रोमियस माइग्रेशन एंड ओशियानोड्रोमियस माइग्रेशन। सबसे पहली जो टाइप है डायड्रोमियस माइग्रेशन, इसमें जो फिश वो सी वाटर और फ्रेश वाटर के दरमियान माइग्रेट करती है। इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले इसकी कैटेगरी है एनाड्रोमियस फिशेस। ये फिशेस नेचुरली तौर पर फ्रेश सी वाटर के अंदर रहती हैं, लेकिन बाद में ये फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट कर लेती हैं स्पॉनिंग करने के लिए, ब्रीडिंग साइट तलाश करने के लिए। मतलब इनका जो फीडिंग ग्राउंड है वो सी वाटर है और इनका स्पॉनिंग ग्राउंड एक्चुअली फ्रेश वाटर है। इनकी एग्जांपल्स एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सैल्मन फिश, सी लैम्प्रे, पल्ला फिश, ये तीनों एक्चुअली एनाड्रोमियस फिशेस के अंदर इंक्लूडेड हैं। सेकंड कैटेगरी है कैटाड्रोमियस फिशेस। ऐसी फिशेस जिनका फीडिंग हैबिट एक्चुअली फ्रेश वाटर है, लेकिन उनका जो स्पॉनिंग हैबिट है वो एक्चुअली सी वाटर है। तो ये फिशेस फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ माइग्रेट करती हैं। इनके एग्जाम्पल में हमारे पास फ्रेश वाटर ईल और एंगुला स्पीशीज इंक्लूड हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है एम्फीड्रोमस, जैसे कि नाम से जाहिर है। तो ये फिशेज एक्चुअली फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर के मबैन दोनों तरफ मूव कर सकती हैं। कुछ इसमें
फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ मूव करेंगे और कुछ इसमें सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करेंगे अपने लाइफ साइकिल के दौरान। लेकिन इसमें ब्रीडिंग पर्पस के लिए लाजमी नहीं कि वो मूव करें, ये बाज़ औक़ात वैसे ही अपने लाइफ साइकिल के दौरान मूव कर सकती हैं बेहतर जगह की तलाश के लिए। इन फिशेस के एग्जांपल में गोबिस स्पीशीज शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेमोड्रोमियस माइग्रेशन। फिश की माइग्रेशन अगर जस्ट फ्रेश वाटर के अंदर हो तब उसको हम पोटेमोड्रोमियस माइग्रेशन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल रिवर्स, लेक्स के अंदर कार्प्स और ट्राउट्स एक्चुअली काफ़ी लार्ज एरिया कवर करती हैं रिवर्स के अंदर, ताकि अपने स्पॉनिंग ग्राउंड को वो सर्च कर सकें। एग लेइंग करने के बाद अगेन वो फीडिंग एरिया की तरफ मूव कर जाएंगी, लेकिन इसमें एक्चुअली वो सी वाटर की तरफ नहीं गई, जस्ट वो फ्रेश वाटर में मूव आउट किया उन्होंने। ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन, जिसमें जस्ट ओशन शामिल है, इसमें फ्रेश वाटर इंक्लूड नहीं है। फिशेज अगर जस्ट ओशन के अंदर अपनी लोकेशन अपनी माइग्रेशन करें तब उसकी माइग्रेशन को ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन का नाम देंगे। इस माइग्रेशन के अंदर मेरीन वाटर फिशेज बेहतर फीडिंग एरियाज़ को फाइंड करने के लिए या फिर अपने प्रेडेटर से अवॉइड करने के लिए ओशन के अंदर एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करती हैं। तो इसकी एग्जांपल हेरिंग फिश और मैकरल फिश शामिल है। कार्प्स के अलावा फिशेस का एक ग्रुप टीलियोस्ट फिश कहलाता है। ये एक्चुअली रे फिन फिशेस का लार्जेस्ट ग्रुप है जो कि एक्टिनोटर्जाई क्लास से बिलोंग करती हैं फिशेस। ये फिशेस फ्रेश वाटर में भी हो सकती हैं और मेरीन वाटर में भी हो सकती हैं। कॉमन एग्जांपल में इसमें ट्यूना फिश, सैल्मन फिश, गोल्ड फिश, कॉड फिश और पर्च फिश शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है फिश के हवाले से वो है फिश की ग्रोथ की कॉमन टर्म कि साइज इंक्रीज करना फिश की ग्रोथ कहलाता है। ये साइज वेट के हवाले से भी हो सकता है, फिश की लेंथ के हवाले से भी हो सकता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है फिश को अपनी फीड मिलती है तो फिश साइज में वेट में ग्रो करती रहती है। तो इंक्रीज इन साइज इंक्रीज इन वेट इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ फिश। फिश की नेचुरल फूड के अलावा आर्टिफिशियल फूड को प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मैटर से जो आर्टिफिशियल फिश की फीड प्रिपेयर की जाती है उससे प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। आर्टिफिशियल फूड इसकी जो FCR है वो काफ़ी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फूड, लेकिन ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ सकती है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है फ्रेंजियल टीथ। फिश के अंदर टूथ लाइक प्रोजेक्शंस जो कि फ्रेंजियल रूफ से अराइज होती हैं कुछ फिश स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट है, इनको हम फ्रेंजियल टीथ का नाम देते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास ओपर्कुलम, ये एक्चुअली बोनी फ्लैप लाइक कवरिंग है जो कि फिश की गिल्स को कवर करता है। वाटर इसी ओपर्कुलम के थ्रू या माउथ के थ्रू फिश के गिल्स के थ्रू मूव करता है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है ओटोलिथ। सर्टेन कैल्केरियस पार्टिकल्स में एग्रीगेट इनटू स्टोन्स आर प्रेजेंट इनटू द एयर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ फिशेस के एयर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए कुछ केमिकल स्टोन की फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं और इनका जो फंक्शन है ये फिश में बैलेंसिंग के तौर पर और हेयरिंग के तौर पर यूज़ होते हैं। हेयरिंग में साउंड के अंदर जो वेव्स प्रेजेंट है उसको काफ़ी ईजिली ये डिटेक्ट कर लेते हैं। बोनी फिशेस के अंदर ये फर्दर 3 टाइप के हमारे पास स्टोन्स हो सकते हैं, सगीटा, लेपिलस और एस्ट्रियस्कस। फिश की बॉडी में एक सिस्टम प्रेजेंट है, लेटरल लाइन ऑर्गन प्रेजेंट है जो कि एक जेली फिल्ड ट्यूब या कैनाल है। एक्चुअली फेंट लाइन है, इतनी वाज़ेह नज़र नहीं आती, जो कि इसकी पूरी लेंथ के अंदर रन करता है। बॉडी के दोनों साइड पर गिल से स्टार्ट होकर टेल तक ही एंड करता है। ये एक्चुअली टाइनी पोर्स इसमें बॉडी के अंदर वाली साइड पे मौजूद हैं और उसके अंदर लेटरल लाइन कैनाल्स प्रेजेंट हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद हैं। उन सेंसरी ऑर्गन्स को निमेटोसिस्ट का नाम देते हैं। ये जो सेंसरी ऑर्गन्स एक्चुअली वाटर की मूवमेंट्स को डिटेक्ट करने के में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास है कैनिबलिज्म। नॉर्मली जो प्रेडेटरी फिशेस वो दूसरी फिश की स्पीशीज़ के ऊपर फीड करती हैं, लेकिन कैनिबलिज्म के अंदर एक ऐसी हैबिट देखने को मिली है जिसमें सेम स्पीशी के मेंबर उसी स्पीशी के इंडिविजुअल के ऊपर फीड करते हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ जो कि अपने ही मेंबर्स पर फीड करती हैं उसमें जो फीडिंग हैबिट है उसको हम
कैनिबलिज्म का नाम देते हैं। टर्बिडिटी की टर्म वाटर हवाले से है। वाटर के अंदर सस्पेंडेड कोलाइडल मैटर या प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स, इनकी जो अमाउंट है जो कि ज़्यादा होगी तो लाइट की पेनिट्रेशन को रिड्यूस कर दिया जाएगा। इस टर्म को हम टर्बिडिटी के हवाले से नाम देते हैं। तो जितना कम ये ऑर्गेनिक मैटर, कोलाइडल मैटर मौजूद होगा, उतना लाइट की जो फ्लो है, लाइट की जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है ब्रूड फिश। ऐसी फिश जो कि सेक्शुअली तौर पर मिच्योर हो और वो स्पॉनिंग के लिए रेडी हो, उस फिश को हम ब्रूड फिश का नाम देते हैं। और इसी फिश को एक्चुअली इंड्यूस स्पॉनिंग के थ्रू फर्टिलाइज करवाया जाता है। इसके एग्स और मेल मेंबर से स्पर्म्स ऑब्टेन किए जाते हैं और उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रूड स्टॉक और फिश। ब्रूड फिश को अगर फिश पॉन्ड के अंदर हम रखें तो एज ए ब्रूड स्टॉक हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी भी फिश के मेंबर को हम इंड्यूस स्पॉनिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है वीट फिश। ऐसी फिशेस जो कि एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हम कल्चर नहीं करते, लेकिन बाज़ का नेचुरल हैबिटेट के अंदर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि हमारी कल्चरेबल स्पीशीज़ के साथ compete करते हैं फूड के लिए और स्पेस के लिए। ये फिशेस हमारे लिए अनवांटेड हैं और नॉन कमर्शियल फिशेस हैं। उन फिशेस को हम वीट फिश का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है स्पेंट फिश। ऐसी फिश जिसके सेक्सुअल प्रोडक्ट्स हमने ऑब्टेन कर लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल फीमेल फिश से एग ऑब्टेन कर लिए हैं, या अगर मेल फिश है तो उससे मेल स्पर्म ऑब्टेन कर लिया है, तब उस फिश को रिलीज कर देंगे वाटर के अंदर। उस फिश को हम स्पेंट फिश का नाम देते हैं। नेक्स्ट टर्म ट्रैश फिश के हवाले से। ऐसी फिशेस जो कि नॉट वांटेड होती हैं पॉन्ड्स के अंदर, या ऐसी फिशेस जिनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, लोग उनको पसंद नहीं करते, खाने के काबिल नहीं होती, उन फिशेस की कमर्शियल वैल्यू काफ़ी लो होती है, उन फिशेस को हम ट्रैश फिश का नाम देते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास गेम फिश के हवाले से है। ऐसी फिश जो कि एंगलर्स स्पोर्ट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उनको काट करते हैं, उस फिश को हम गेम फिश का नाम देते हैं। नेक्स्ट टर्म फ्रैग फिश के हवाले से है। ये एक्चुअली स्मॉल साइज फिश है, एज ए ट्रैश फिश यूज़ होती है, जो कि दूसरी स्पीशीज़ फूड के तौर पर यूज़ करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है रो फिश। ऐसी फिश जिसके सेक्सुअल प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेल फिश है तो उसका मिल्क स्पर्म के तौर पर हम यूज़ करेंगे, और फीमेल फिश है तो उसके एग्स को यूज़ करेंगे। तो सेक्सुअल प्रोडक्ट्स को डोनेट करना, इस टर्म को हम रो का नाम देते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है स्कूल ऑफ फिशेस। ग्रुप ऑफ फिशेस को हम एक्चुअली स्कूल ऑफ फिश का नाम दे सकते हैं। इसके बाद फिश के किल के हवाले से कंडीशंस अगर अनफेवरेबल हो जाएं तो ये दो टर्म्स है विंटर किल एंड समर किल। बाज़ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होने की वजह से फ़िश की जो मोर्टेलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अचानक फ़िश काफ़ी ज़्यादा तादाद में डाई कर जाती है। इसमें एक्चुअली डिज़ोल्व ऑक्सीजन सफोकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से फ़िश की मोर्टेलिटी हो जाती है विंटर के अंदर ड्यू टू लो टेम्परेचर। और समर किल के अंदर एक्चुअली फ़िशेस का हाई टेम्परेचर की वजह से या फिर ऑक्सीजन का वाटर बॉडी में कम हो जाना, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तादाद में डेथ हो सकती है। इस टर्म को हम समर किल का नाम दे सकते हैं। वाटर में पाए जाने वाले कुछ टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो कि फ़िश कल्चर के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ़िश इसको अपनी फूड के तौर पर यूज़ करती है, उन ऑर्गेनिज्म को हम प्लैंक्टन्स का नाम देते हैं। ये एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक टाइनिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वाटर में मौजूद होते हैं। ये एक्चुअली इमोबाइल होते हैं, ये खुद से मूव नहीं करते और वाटर करंट्स इनको मूव करवाता है। फर्दर इसकी दो कैटेगरीज हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स एक्चुअली माइन्यूट प्लांट्स हैं जो कि सस्पेंडेड होते हैं वाटर के अंदर। इनमें मूव आउट करने की कैपेसिटी ना होने के बराबर होती है। ये अपनी पोजीशन वाटर में खुद मेंटेन नहीं कर सकते, वाटर के फ्लो के थ्रू ये मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोपिक एल्गी। नेक्स्ट हमारे पास है जूप्लैंक्टन। ये एक्चुअली माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो कि वाटर के अंदर मौजूद हैं। एग्जाम्पल में रोटिफर्स, क्रस्टेशियंस वगैरह। इनकी मूवमेंट की एबिलिटी होती है लेकिन काफ़ी वीक एबिलिटी होती है और ये भी वाटर के करंट के थ्रू, वाटर के बहाव के थ्रू मूव करते रहते हैं। ये जो जूप्लैंक्टन्स हैं
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रे हैं यंग फिशेस के लिए। वो फिशेस जिनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, वो फिशेस जू प्लैंक्टन को अपनी फीड के तौर पर यूज़ करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है नेक्टोन। दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू नेविगेट एट देयर ओन विल। जो प्लैंक्टन्स हैं वो एक्चुअली खुद मूव नहीं कर सकते, लेकिन नेक्टोन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर जो कि खुद अपनी विल पे मूव आउट करने की एबिलिटी रखते हैं। इसके अंदर हमारे पास तमाम वाटर की डेप्थ में इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉन्स, क्रैब्स, फिशेस, स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स। तो प्लैंक्टन्स समझ ले इमोबाइल ऑर्गेनिजम्स, छोटे ऑर्गेनिज्म, और नेक्टोन के अंदर लार्ज ऑर्गेनिज्म भी शामिल हैं और ये वाटर के अंदर ईजिली नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है न्यूस्टोन। दीज ऑर्गेनिजम्स आर रेस्टिंग आर स्विमिंग एट द सर्फेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस के ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स स्विम कर रहे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल्स में बीटल्स, माइट्स, स्पाइडर्स और स्नेल्स वगैरह शामिल हैं। तो जितनी भी एग्जांपल्स ये आ रही हैं ये एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है पेरीफाइटन। वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑब्जेक्ट्स या प्लांट के साथ अटैच होते हैं, उन टर्म को हम नाम देते हैं पेरीफाइटन। इसकी फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर ये ऑर्गेनिजम्स रॉक्स के साथ या स्टोन्स के साथ अपने आप को अटैच करें तब इन ऑर्गेनिजम्स को हम एपीफाइटिक का नाम देते हैं, एपिलिथिक का नाम देते हैं। जब ये अपने आप को दूसरे प्लांट के साथ अटैच करते हैं तब इसको एपीफाइटिक का नाम देते हैं। जब ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को सैंड के साथ अटैच करते हैं तब ये एपिसेमिक कहलाते हैं। नेक्स्ट, जब ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के शेल्स के साथ या हार्ड पार्ट के साथ अटैच होते हैं तब इस टर्म को एपिजोइक का नाम देते हैं। तो पेरीफाइटन के अंदर फर्दर 4 टर्म्स शामिल हैं। एपिलिथिक जब ये रॉक्स और स्टोन के साथ अटैच होते हैं, एपीफाइटिक जब ये प्लांट के साथ अटैच होंगे, एपिसेमिक जब ये सैंड के साथ अटैच होंगे, और लास्ट दूसरे एनिमल्स के हार्ड पार्ट्स या शेल के साथ अटैच होंगे तो एपिजोइक इनको नाम देंगे। इसके अंदर प्रोटोजोआन्स, रोटिफर्स, डाई आइटम्स और ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे पास इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है फिश मील की। बहुत का फिश उसको हम डिहाइड्रेट कर लेते हैं या उसको डीफैट करके ग्राउंड करते हैं, या फिर फिश के वेस्ट को हम यूज़ करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की फूड के लिए, आमतौर पर पोल्ट्री की फीड बनाने के लिए या फिर दूसरे लाइव स्टॉक के एनिमल्स की फीड बनाने के लिए। तो अगर हम पोल्ट्री और लाइव स्टॉक की फीड फिश की बनाएं तो इसको हम फिश मील का नाम देंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है रोटिनॉन। रोटिनॉन एक्चुअली टॉक्सिक किस्म के केमिकल्स हैं जो कि कुछ प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं जो कि वाटर में प्रेजेंट हैं। इन प्लांट्स के लीव्स से ये जो केमिकल रिलीज होते हैं ये फिश के लिए लीथल साबित होते हैं। तो दीज आर फिश किलर्स। इसको हम पेस्टिसाइड भी हम नाम दे सकते हैं। इसमें इतना पोटेंशियल होता है ये किसी भी टाइप की फिश को इजीली किल कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म फेकेंडिटी के हवाले से है। नंबर ऑफ एग्स दैट आर प्रेजेंट इन फीमेल स्पॉनर। एक फीमेल स्पॉनर जितने एग्स अपनी बॉडी में कंटेन करती है, जितने एग्स उसमें प्रेजेंट हैं, उसमें टोटल एग्स की कैपेसिटी को हम उसकी फेकेंडिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनलैंड फिशेस। फिशिंग एक्टिविटीज दैट आर रिस्ट्रिक्टेड विद इन इनलैंड वाटर्स, फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, दिस इज नोन एज इनलैंड फिशरीज। मतलब फिशेस की ऐसी एक्टिविटीज जिसमें हम फ्रेश वाटर के अंदर जस्ट फिशिंग की एक्टिविटीज को महदूद रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेक्स तक, पॉन्ड्स तक या फिर रिवर्स तक। इसमें सी वाटर इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है कैकाबैन। These are artificial spawning mats or nests that are made up of freshly cut grass commonly used to collect eggs of common carps. Common carps के eggs को natural habitat से collect करने के लिए artificial spawning mats को यूज़ किया जाता है जो कि freshly cut grass से बने होते हैं। उस मटेरियल को हम कैकाबान का नाम देते हैं। और जो आज के लेक्चर की लास्ट टर्म है वो है हमारे पास बेंथोस। इट इज़ अ फ्लोरा एंड फाना ऑन द बॉटम ऑफ सी और लेक। फ्लोरा प्लांट्स के हवाले से और फाना एनिमल्स के हवाले से। सी या लेक की बॉटम पे ये फ्लोरा फाना प्रेजेंट होता है। बॉटम साइड पे जो फ्लोरा फाना मौजूद है उसको हम बेंथोस का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्लैम्स और स्नेल शामिल हैं।
आज के लेक्चर में हमने जितनी भी टर्म्स यूज़ की हैं उसमें काफ़ी टर्म्स के साथ एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड हैं। तो ये एग्जाम्पल्स पीपीएससी के एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा फिश साइज़ के हवाले से जो टर्म्स यूज़ की गई हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज फिशरीज़ का जो फर्स्ट लेक्चर है ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको समझ आ गई होगी और ये लेक्चर में जो बेसिक टर्म्स यूज़ हुई हैं ये नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में भी अगेन रिपीट होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।